पहले मैं खड़े होकर चलती थी तो मैं बैसाखी से गिर गई थी तो मेरी थाई की हड्डी टूटी हुई है, अभी तो जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ। उसी के बाद फिर मैं 1 साल डिप्रेशन में रही पूरा। कभी हिम्मत नहीं टुटी हैगी भी हाँ मैं ठीक नहीं होई? हिम्मत टੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। बच्चे खेल रहे हैं, अगर हम उनका खेलने जा रहे हैं तो वो मना करें कि नहीं भी तुम्हारी वजह से हम हार जाएंगे या ऐसा कुछ होगा। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਜੋਬਲੈਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ। जब आपने गेम स्टार्ट की तो फैमिली ने सपोर्ट किया था? हाँ, फैमिली का पूरा सपोर्ट हमेशा रहा है, पढ़ाई को लेकर भी, वैसे भी हर चीज़ में इंडिपेंडेंट भी। मेरी फैमिली का सपोर्ट सारा रहा है, उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲੂਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ये मैं बढ़ के मेरे 11 महीने बाद मुझे पोलियो अटैक आया था। मैंने पहले जेवलिन थ्रो खेला था, उसमें मेरा नेशनल में भी मेडल था और स्टेट में भी मेरा मेडल था। फिर उसमें कोचिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझको कोच नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर। मैं बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर निकल गई गेम के आने के बाद। गेम्स में जब से मैं आई ना तो मैं बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर निकल गई थी। फिर मेरी लाइफ दूसरी लाइफ हो गई थी। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਓ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ नहीं हो सकिया, परमात्मा की मर्जी सी। मैं 2019 में अपना पहला इंटरनेशनल थाईलैंड खेल के आई थी। उसके बाद मैं सितंबर में गई थी। अक्टूबर में इन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तब हमारी बात शुरू हुई थी। ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। आपको जो समझ सकते हैं, मान लो आप नॉर्मल हैं तो आपको नॉर्मल ही समझ सकता है, अगर आप हैंडीकैप है तो आपको हैंडीकैप ही समझेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋजिटिविटी ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਲ। फाइनेंशियली हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और ना बाकी जो है NGO वगैरह हो गए या फिर कोई कंपनी वगैरह भी ऐसी मिल जाए हमें स्पॉन्सर कर पाए तो हम देश के लिए मेडल लेकर आएंगे। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, तो हम लोग उसमें ये अभी एडजस्ट कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा मेन सपना है हमारा ओलंपिक में जाने का। ओलंपिक में गए तो फिर हमारी पूरी गवर्नमेंट हेल्प करेगी। कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? देखो बात सारी ये आती है कि ना देश के लिए हम लोग करके आ रहे हैं। हैंडीकैप्स को ना अभी पैरा वालों को इतना वैल्यू नहीं दे रही है लोग, कि हम कब खेल के आ गए, कब मेडल लेकर आ गए, किसी को पता ही नहीं है। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ TV7 ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕੀ, ਪਰ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋੜਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਮ ਸਵਾਗਤ ਹੈ TV7 ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू मैम। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਪਾਹਿਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਕਦ ਤੋਂ? ये मैं बढ़ के मेरे 11 महीने बाद मुझे पोलियो अटैक आया था। ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੇਮ ਸਟਾर्ट ਕੀਤਾ? हाँ जी, वो 2017 में मेरा ना दोबारा से एक्सीडेंट हुआ था। पहले मैं खड़े होकर चलती थी तो मैं बैसाखी से गिर गई थी तो मेरी थाई की हड्डी टूटी हुई है, अभी तो जुड़ी नहीं है, जिसकी वजह से मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो उसी के बाद फिर मैं 1 साल डिप्रेशन में रही पूरा। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला सोशल मीडिया पे जो थे कि भाई ऐसा है कि हैंडीकैप्स के भी ना गेम होते हैं, आप उनको ज्वाइन करो तो आप डिप्रेशन से बाहर निकल पाओगे। तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया 2017 से। तो पहले मैंने जेवलिन थ्रो किया था, फिर उसके बाद मैंने बास्केटबॉल किया था, फिर उसके बाद मैंने बैडमिंटन। डिप्रेशन की प्रॉब्लम में जाने का कारण? कारण तो ये था ना कि जो बंदा चलने वाला है बंदा वो पूरा 1 साल के लिए बेड रेस्ट हो जाए,
बाथरूम वगैरह भी या पॉटी वगैरह भी आपको उसी बेड पर ही करनी पड़े तो डिप्रेशन में तो बंदा जाएगा ही जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो इसलिए तो फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन ना लो, आप ना गेम स्टार्ट करो तो उससे आपका थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तब मैंने स्टार्ट की थी गेम। जब आपने गेम स्टार्ट की तो फैमिली ने सपोर्ट किया था? हाँ, फैमिली का पूरा सपोर्ट हमेशा रहा है, पढ़ाई को लेकर भी, वैसे भी हर चीज़ में इंडिपेंडेंट भी मेरी फैमिली का सपोर्ट सारा रहा है। उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर हम देखते हैं जो नॉर्मल पर्सन होता है उसको कोई थोड़ी सी भी चोट लग जाती है हाँ जी। तो वो हिम्मत हार जाता है, आपको ऐसे नहीं हुआ कभी? क्योंकि ना बचपन से शायद हम लोगों ने वही लाइफ देखी है। प्रॉब्लम मुश्किल ज़्यादा आती है कि जो मान लो चलने वाला बंदा हो और 5-6 साल बाद या 8-10 साल बाद वो दोबारा से हैंडीकैप हो जाए, तब उसको शायद हो जाता है मेंटली प्रॉब्लम। बट हम लोगों को बचपन से हम लोग इसको फेस कर रहे हैं तो हमें इसको हैबिट पड़ गई थी। बच्चों ने मजाक तो करने नहीं उड़ाया, बट ये कि हाँ गेम्स वगैरह में जैसे बच्चे खेल रहे हैं, अगर हम उनके साथ खेलने जा रहे हैं तो वो मना करें कि नहीं भाई तुम्हारी वजह से हम हार जाएंगे या ऐसा कुछ होगा, तो ये भी दिक्कत थी। और बाकी जो मेरी मैडम थी तो वो बहुत सपोर्टिव थी। उन्होंने मतलब मान लो मेरा बास्केटबॉल खेलने का मन है तो उन्होंने चेयर रख दी कोर्ट के नीचे, अब तो कह रहे बॉल डाल ले अब, तो ऐसे तो मैंने ऐसे भी ट्राई किया था। मगर हाँ, मुझे पता नहीं था कि गेम्स होते हैं, वो मेरे 2017 से मुझे पता चला था कि गेम हैंडीकैप्स के होते हैं। तो आपने पहले कौन से गेम में जो स्टार्ट किया था? मैंने पहले जेवलिन थ्रो खेला था, उसमें मेरा नेशनल में भी मेडल था और स्टेट में भी मेरा मेडल था। फिर उसमें कोचिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, मुझको कोच नहीं मिल पा रहा था प्रॉपर, तो फिर नेशनल लेवल तक शायद मैं नहीं इतना अच्छा दे पा रही थी, तो फिर मैं बास्केटबॉल ज्वाइन किया। तो बास्केटबॉल में भी यही सेम प्रॉब्लम आई कि कोच की प्रॉब्लम आ रही थी, तो फिर मुझे नेशनल 2 बार खेल के मैंने उसे छोड़ना पड़ा। अब तीसरी बार में बैडमिंटन में भी थोड़ी प्रॉब्लम अभी थी, बट अब नहीं है, क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ चेयर पर ही अपने आपस में ही हम लोग यूट्यूब से देख कर वगैरह कर लेते हैं प्रैक्टिस वगैरह, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यही कारण था जो गेम छोड़ने का कि प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी ठीक से। तो जब गेम में उसके बाद आपकी शादी हुई? हाँ, मैं 2019 में अपना पहला इंटरनेशनल थाईलैंड खेल के आई थी। उसके बाद मैं सितंबर में गई थी, अक्टूबर में इन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, तब हमारी बात शुरू हुई थी। मतलब ये मान सकते हैं भी आप वहाँ से एक तरफ गेम जीत के एक दूसरी तरफ ये मिल गया? हाँ जी, यही बात है। शादी हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि जब हम लोग दोनों स्पोर्ट्स में ही हैं और हमें साथ आगे लाइफ बतानी है, फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, तो इसलिए हम लोगों ने शादी का फैसला किया। ये नहीं हुआ भी वो हैंडीकैप है, ऐसा कुछ लगा नहीं? नहीं, तो मैं ये चीज़ लोगों के अंदर बहुत मैंने देखी कि भाई हैंडीकैप्स को नॉर्मल बंदा चाहिए, जबकि ये चीज़ गलत है। आपको जो समझ सकते हैं, मान लो आप नॉर्मल हैं तो आपको नॉर्मली समझ सकता है, अगर आप हैंडीकैप है तो आपको हैंडीकैप ही समझेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो नॉर्मल बंदा नहीं समझ पाएगा। और मेन चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे लाइफ बढ़ेगी, वरना तो नहीं। तो हम लोगों को धर्म को लेकर है कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ और ये क्रिश्चियन फैमिली से हैं, तो अभी फैमिली आधी तो मान गई है, अभी आधी रह गई है, तो वो आज तक सब वही मान जाएगी। तो अभी आप प्रैक्टिस करने कहाँ जाते हो? गुरु नानक स्टेडियम में। वहाँ पे आपको भी कोच मिल गया? हाँ, कोच है हमारे पास अभी, और ट्रेनिंग भी हमारी चल रही है, बट ये कि बस अच्छा हम लोगों को, और इस टाइम फाइनेंशियली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारा जुलाई में टूर्नामेंट है युगांडा, उसके लिए 1 पर्सन के लिए 1,30,000 रुपये में चाहिए 1 पर्सन के लिए, तो वही चीज़ दिक्कत हमें आ रही है कि हमें फाइनेंशियली हमें गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, और ना बाकी जो है एनजीओ वगैरह हो गए या फिर कोई कंपनी वगैरह भी ऐसी मिल जाए हमें स्पॉन्सर कर पाए, तो हम देश के लिए मेडल लेकर आएंगे, क्योंकि हमारा पैरालंपिक है 2024 में, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। मैम तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, हैंडीकैप हो, तो फिर घर का खर्चा क्यों होता है? एक्चुअली हम लोगों की पेंशन आती है, हैंडीकैप पेंशन मेरी, मेरे हस्बैंड की और मेरे मदर इन लॉ की, तो उससे हमारा खर्चा चल रहा है। बाकी में जो है हमारे जो ऑक्टेव वाले हैं वो हमारा कोचिंग फ़ीस वगैरह का दे रहे हैं, तो ऐसे ही हमारा घर का खर्चा चल रहा है। खाने का तो ये है कि मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, तो हम लोग उसमें ही अभी एडजस्ट कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा मेन सपना है हमारा ओलंपिक में जाने का। ओलंपिक में गए तो फिर हमारी पूरी गवर्नमेंट हेल्प करेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ हम लोगों को मिल जाएगी, तो उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो अभी किसी ने आपने यहाँ के एमएलए से बात नहीं की भी हमारी मदद की? एमएलए वगैरह तो बोल देते कि आप स्पोर्ट डिपार्टमेंट में जाओ। स्पोर्ट डिपार्टमेंट में आपको वो पता ही है कि वो अभी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक ये भगवत मान जी ने भी पॉलिसी बनवाई है दोबारा से, मगर अभी वो इशू नहीं हुई है, हमें इसलिए गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। अभी हम लोगों ने डीसी मैम को लेटर दिया था, अभी देखते हैं कि वहाँ का रिजल्ट क्या आता है। जैसे अभी जब व्हील चेयर पर आप गेम खेलते हो तो ऐसे डर नहीं लगता भी अगर ये गिर जाए? नहीं, ये नॉर्मल व्हील चेयर है, हमारी स्पोर्ट व्हील चेयर अलग है, वो वहीं अकेडमी में खड़ी है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और सबसे बढ़िया था गवर्नमेंट अगर हमारा हाथ पकड़ लेगी तो फिर हमें किसी की लोड़ ही नहीं आएगी। कभी ऐसा लगा नहीं भी कोई हेल्प नहीं कर रहा, हम देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? देखो बात सारी ये आती है कि ना देश के लिए हम लोग करके आ रहे हैं, हैंडीकैप्स को ना अभी पैरा वालों को इतना वैल्यू नहीं दे रहे ये लोग, मगर ये कि आप अगर बाहर की कंट्री में जाके देखो, जापान है, चाइना है,
और अलग अलग और भी कंट्री है, कोरिया वगैरह है, वो अपने प्लेयर्स को इतना सपोर्ट करते हैं। वो लोग हमेशा गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, सिल्वर मेडल लेके जाते हैं। अभी पता नहीं हमारे यहाँ की कंट्री हम लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, हमें रीज़न नहीं पता है। और कई बार हम लोगों ने मिलने के लिए बोला भी है कि एक बार अब हमसे सीएम भगवंत मान जी से हम लोग मिलाया जाए, हमारी बात वो सुने। अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ कहीं से कॉन्टैक्ट मिल सकता है या उनसे हम लोग बात कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे आप खेल के आते हो या नॉर्मल प्लेयर रहते हैं वो खेल के आते हैं, तो लोग बड़ा जाते हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं। तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमारे साथ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। हम कब खेल के आ गए, कब मेडल लेकर आ गए, किसी को पता ही नहीं है। तो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैंडीकैप और एक दूजे ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋਬਲੈਸ ਆ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਖੇਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲੀਓ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਕਤ ਭਰੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੇਲਿਆ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਖੇਲਿਆ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ 2 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਮਤਲਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਗੇਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮਦਰ ਨੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਖਰਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੇਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਖਾ ਲੂੰਗੇ, ਬਟ ਤੂੰ ਖੇਲ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9780 642217 9780642217। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਵਾਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ TV7 ਪੰਜਾਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।